नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह मेरे साथ और मेरे साथ हैं राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नई पॉलिसीज़ वो लेकर अब आ रहे हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जो विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से आजकल आप सुर्खियों में राज्य मंत्री और मंत्री के बीच के विवाद की बात मैं यहाँ से ज़रूर शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि उसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्या कहना है आपका? नहीं, विजय साहब मेरे आदरणीय नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं अम्बाला के। उनके नेतृत्व के अंदर हम कार्य कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और जो भी रास्ता हमें दिखाते हैं हम उसके ऊपर चलते हैं। नहीं, वो दिखाते हैं रास्ता, नहीं, उसी हम पर आप सलाह चलते करते हैं। या आप अगर अपना रास्ता भी हमें बनाते हैं? अपने कार्य में करते हुए अगर कहीं कठिनाई आती है तो हम किससे सलाह करते हैं? जिला अम्बाला में हम आदरणीय अनिल विज जी से सलाह करते हैं और वो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी तो 2 दिन पहले जो शब्दों के बाण चले वो क्या था? नहीं, वो मार्गदर्शन से भटक गए थे? नहीं, या फिर वो मार्गदर्शन दे नहीं रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इधर देख के हमारे नेता हैं हाँ। विज साहब, अभी भी मैं सुबह मिला उनको, हम इकट्ठे बैठे थे, अभी कार्यक्रम था। तो दिल की दूरियां खत्म हो गई, फासले तय हो गए आज की विधायक दल की बैठक में? या नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे रहता है और हम छोटे हैं, कई बार अगर गलतियां मैं अगर करूंगा भी वो डांट भी देते हैं हमें, तो आपने कह देते हैं, तो रास्ता आप ये ठीक मान रहे हैं कि दिखाते हैं। आपने गलती की थी? नहीं, गलती नहीं हमने की कोई। फिर क्या? कोई गलती नहीं की, उसके अंदर कोई वो नहीं था, क्योंकि कई बार नीचे कार्यकर्ता आपस में अगर कुछ बात हो जाती है, कोई ये विषय नहीं है कुछ भी, क्योंकि इतना विषय मैं आपको सही मैं बताता हूँ। इस तरीके से आके बात कर रहे हैं, आपके बयान आ रहे हैं, तो वो नहीं, मेरा बयान तो नहीं आया। मेरा बयान अगर आपने आपने देखा हमारे ही चैनल पर हाँ, मैंने ये कहा, मुझसे बातचीत करते हुए हाँ जी, हाँ जी, मैंने मुझे ध्यान में आया, मैंने ये कहा भाई अनिल विज जी हमारे आदरणीय नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। मैं तो आज भी यही बात कह रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। लेकिन आपने ये भी कहा था कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ और मैं जा सकता हूँ, मैं मीटिंग ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भी मैं कह रहा हूँ जी। तो फिर विज साहब क्यों कहते हैं कि आप वहाँ नहीं आते? उन्होंने तो ये भी कहा कि जब आप मंत्री बन गए तो आपको जिलाध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए था, आपको वहाँ आके मीटिंग्स करने की क्या जरूरत ऐसा है? है, जिलाध्यक्ष का पद क्योंकि हमारे संगठन की परंपरा है भी व्यक्ति के पास, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं कि एक व्यक्ति एक पद। तो आप छोड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव आने वाले हैं, अभी हमारे संगठन के चुनाव आने वाले हैं। तो आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं? नहीं, वेट एंड वॉच की नहीं, अभी शीघ्र ही मेरे ख्याल से 10-12 दिन के अंदर वो चुनाव लग रहे हैं और 10-12 दिन के अंदर इसके अंदर क्या होगा जो भी संगठन, क्योंकि हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया है तो फिर 10-12 और संगठन जो तय करता है वो हम सबको सम्मान्य होता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। आपकी सारी बातें मान ली सैनी साहब, लेकिन 2 बड़े नेताओं की तरफ से, एक मंत्री एक राज्य मंत्री का अगर इस तरह का टकराव या शब्द देखने को मिलते हैं, वो मैसेज क्या जाता है? मैं नहीं कह रही, आप ये बताइए। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक बात कहूंगा, क्योंकि जो ये इतना मेरे ख्याल से उठा भी है, ये बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर उसको एकदम उठाया भी है। हमारा, मैं कह रहा हूँ अभी भी हमारा कोई वो नहीं देते क्यों है? अगर नहीं, मैंने मीडिया में नहीं दिया। आप ट्वीट करके देंगे तो मीडिया को ही ट्वीट करके, वो हमारे नेता हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में जाके काम करें। नायब सिंह सैनी, उनका जो आदेश है वो सर्वमान्य है हमें। तो यानी आप उनका आदेश मान रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि मेरे एरिया में कोई ना आए तो आप उनके एरिया में नहीं जाएंगे। तो फिर ये कोऑर्डिनेशन कहाँ है? पहले भी देखिए मंत्रिमंडल में ये बातें उठ रही थी कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही। नहीं, क्या ये वर्चस्व की मैं अब भी, जैसे मैं पहले जिलाध्यक्ष था, वो नहीं चाहते कि अम्बाला में कोई और नजर भी आए, अम्बाला में किसी और की होंद भी हो? ऐसा नहीं है। फिर क्या है? ऐसी उनकी सोच नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने, या उन्हें लगता है कि जहाँ गब्बर बोल रहा है वहाँ कोई आना ही नहीं चाहिए? नहीं, उनका मैं कह रहा हूँ भाई, मार्गदर्शन लेते हैं हम। अगर कहीं हमें कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, हम उनसे पूछते हैं, पूछ करके आगे कार्य करते हैं भी हमने ऐसे से करना है। तो ये बात क्यों उठ गई फिर? देखो, उसके अंदर ये है भी कुछ कम्युनिकेशन गैप, कुछ नीचे जो कार्यकर्ता है उन्होंने कहाँ पर कोई मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ है और उसके कारण अगर ये आया है। तो मैंने तो उस दिन भी कहा था, मैं फोन के ऊपर भी यही बात कह रहा था भी हमारा, अभी हम मिले इकट्ठे ही थे आदरणीय अनिल विज जी, मैंने नमस्कार किया, उन्होंने बल्कि मेरी पीठ भी थपथपाई है
कोई ऐसा कोई विषय नहीं था बिल्कुल भी। तो गुस्से गिले दूर हो गए? नहीं नहीं, गुस्सा ही नहीं था कहीं पर भी जी। गिले गुस्सा शिकवे नहीं, दूर हो गए? कोई गिला शिकवा भी नहीं था। हाँ। क्योंकि उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हाँ। और उन्होंने, ऐसा नहीं है, जैसे मैं जिलाध्यक्ष हूँ, जिलाध्यक्ष जिला के अंदर काम करता है, वो जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें, आप राज्य मंत्री हैं, देखिए शुरू से अगर हम देखें, कुछ ऐसी घटनाएं जब सरकार में होती है ना, तो वो सरकार की इमेज को एक अलग तरह से पेश करती हैं। पहले आपके अश्विनी जो एमपी हैं, वो एक अलग तरह के बयान आज तक देते आए हैं। फिर वो ये दिखाता है, या विपक्ष को भी ये मुद्दा देता है कि आपस में ही मंत्री इस तरह से अगर या फिर एमपी लड़ रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो कभी धर्मवीर, कभी अनिल विज के ट्वीट, और अब हाल ही में आप दोनों का। तो ये एक अलग मैसेज या गलत मैसेज नहीं जाता, या विपक्ष को मौका नहीं मिलता कि सरकार काम क्या करेगी जब इनके अपने मंत्री ही आपस में तू मैं करते फिर रहे हैं? नहीं, विपक्ष नाम की तो चीज ही नहीं है, सरकार नाम की चीज है। सरकार नाम की चीज है। आज सरकार पूरे हरियाणा के अंदर लोकहित के कार्य कर रहे हैं। आज हरियाणा की जनता की चीज है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नाम की चीज है। अगर कोऑर्डिनेशन हो तो कोऑर्डिनेशन आप देखिए, इतनी गुस्से नाराजगी अश्विनी जो है एमपी आपके, वो इतना बोलते रहे, धर्मवीर ने बोला, सांसद जो धर्मवीर है उन्होंने बोला, अनिल विज ट्वीट करके कहते रहे। ये क्या मतलब आदत में शुमार हो गया? हर व्यक्ति की अपनी सोच के अनुसार वो बात करता है। मैंने आपको जब टीवी के ऊपर मेरे से हम बात करते हैं, माफ कीजिएगा सैनी साहब, स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं, आपने कहा सोच पे निर्भर करता है। सोच में स्वच्छता नहीं आ रही है तो हम काहे की स्वच्छता ले आएंगे? बिल्कुल स्वच्छता आ रही है। कहाँ? एक संगठन है, सरकार है, मैं सरकार में भी हूँ और संगठन में भी हूँ। और अभी जैसे मैंने कहा है, क्योंकि हमारे पार्टी के अभी चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव होने वाले हैं, पार्टी के संगठन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, और संगठन जिसको तय करेगा उसको अध्यक्ष बन जाएगा। अध्यक्ष जो अध्यक्ष बनेगा उसकी भी जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति को, कोई कार्यकर्ता नाराज हो जाता है, कोई व्यक्ति रुष्ट हो जाता है, मेरे से रुष्ट हो जाता है मेरा कार्यकर्ता, वो जिम्मेवारी किसकी है? वो संगठन की जिम्मेवारी है। अगर मेरे से कोई रुष्ट हो गया, कार्यकर्ताओं में नाराजगी या नहीं, कोई नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है, कोई रोष नहीं है। मिसकम्युनिकेशन गैप के कारण अगर कहीं थोड़ी बहुत कोई बात हुई होगी, मैं इसको कोई बात नहीं मानता। जब जो आज विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के शासन के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा, स्टेज के ऊपर जो उनके वरिष्ठ नेता थे, जुत्तम प्लेट उनका मैंने देखा है, मैंने देखा अपनी आंखों से, और सामने पब्लिक बैठी है। सैनी जी, मुख्यमंत्री की स्टेज पर चौधरी वीरेंद्र ने बैठ के ये कहा था कि अफसरशाही हावी है। तो हम कांग्रेस की बात क्यों करें, हम बीजेपी की बात क्यों ना करें? आपके सांसद ही जब ये कह देते हैं कि आसपास के लोग ही ऐसे हैं, तो हम कंपेयर ना करें। हर पार्टी में, हर दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बात करते हैं, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, आप उससे भी इनकार नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, और ये बात मैं आपकी मान सकती हूँ, कि अगर कोई नाराजगी या कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन जो आपने नाम दिया मिसकम्युनिकेशन थी, तो वो अब दूर हो गई है, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं थी जी, जितना हुआ बना है ये। बनने क्यों दिया जी? बनता ही नहीं। मैं तो यहाँ पर था भी नहीं, मैं जम्मू में था, उसके बावजूद पीछे से इतना हवा बन गया। और जो आप चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करते हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो अफसरशाही की बात की थी, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 10 वर्षों के अंदर जो अफसरशाही बेलगाम हुई थी, लोग ऑफिसों के अंदर, मैं यही बता रहा हूँ, लोग ऑफिसों के अंदर बढ़ते हुए डरते थे, इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला था। और उस भ्रष्टाचार को आते ही आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अंकुश लगाया। हम ये भी नहीं कहते कि हमने उसको 100% उसको ठीक कर दिया, परंतु उसके ऊपर हमने बहुत बड़ा अंकुश लगाया। और जब अंकुश लगा उसके ऊपर, कहीं ना कहीं कोई, अगर हम किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति रास्ते के ऊपर जा रहा है, अगर हम बोलते हैं भी ये रास्ता ठीक नहीं, आप इस रास्ते से चलिए, तो उसको भी तकलीफ होती है फिर, क्योंकि अफसरशाही पिछले 10 वर्षों के अंदर बेलगाम हो चुकी थी, उसका ये नतीजा था। आपको अफसरशाही परेशान नहीं करती ना? आप नहीं मानते कि हावी है आपके काम? नहीं, हम जो काम कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर, आज मैं कैसे मान सकता हूँ? उसके उदाहरण है मेरे पास। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, किसानों के ऊपर विपत्ति आई, आज जो
कांग्रेस के व्यक्ति या और अन्य दल के व्यक्ति ये बात करते हैं कि कांग्रेस पीड़ित है, मैं पूछना चाहता हूं उनके शासनकाल के अंदर जब किसानों के ऊपर विपत्ति आई 2003 के अंदर, 2005-7 के अंदर आई थी, उसका मुआवजा नहीं बटा, अफसरशाही वहां से दिखाई देती है, अभी हावी कहाँ है, और उसका मुआवजा हमने आकर के बांटा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के कहा जब विपत्ति आई इसकी तुरंत गिरदावरी कीजिए, और गिरदावरी की, और इतिहास के अंदर किसानों को 1092 करोड़ रुपया एक महीने के अंदर उनके घर के ऊपर गया। बिल्कुल, उसमें नहीं उसके अंदर जाना कहां चाहूंगी, अफसरशाही हावी नहीं- दिखाई दे रही उस है। पे नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि उसमें भी मंत्री के काफी विवादित बयान नहीं, रहे, देखो, ओपी धनखड़ उस के, सिस्टम मैंने आपको एग्रीकल्चर जैसे मिनिस्टर, कहा है, तो सिस्टम ऐसा है मैंने- उसमें मैंने- विवादित बयान हो जाते हैं, आपका ये कहना है? आपका ये कहना है कि सिस्टम ऐसा है विवादित बयान हो जाते हैं? सिस्टम पीछे बेलगाम हो चुका था। आप पुराने सिस्टम को आप क्यों ढो रहे हैं? हम उसको एक साल ठीक हो कर गया रहे आपकी हैं। सरकार को, नायब सिंह सैनी जी, उसको- एक साल में आप पुरानी हमने अब सरकार ठीक का किया। हवाला देते रहेंगे? हम उसको ठीक एक किया। साल में आप नहीं, पुरानी नहीं, सरकार का हवाला देते हमने- रहेंगे? हमने उसको- आप मुझे ये उसको- बोलिए, उसको एक ठीक साल किया में हमने। बीजेपी वाले पुरानी सरकार का हवाला क्यों देते हैं? अब पुरानी ठीक कर सरकार रहे ने हैं। बेलगाम अब किया, ठीक तभी कर तो रहे हैं। पुरानी सरकार बाहर है। आप बाहर सत्ता हुई है। में, आप सत्ता में, बाहर एक साल बाद आप आज- चुनावी मोड से बाहर क्यों नहीं आ रहे? आज हरियाणा की जनता इस सरकार के कामकाज से खुश है, और क्योंकि विपक्ष के पेट के अंदर एक मरोड़ा उठ रहा है कि ये सरकार इस प्रकार के जनहितैषी जो कार्य कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए था। अभी आपने देखा भी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सोनीपत के अंदर आए और उन्होंने जो केएमपी है और सड़कों का जो एक जाल बिछाया और वहां पर आकर के एक पैकेज की घोषणा की। इनेलो के लोग आकर के कहते हैं कि हमने इसका पत्थर रखा था, और कांग्रेस के लोग आकर के कहते हैं कि हमने इसका पत्थर रखा था। हमारी तो यही समझ में नहीं आता, अगर आप लोगों ने पत्थर रखा था तो ये पिछले 10 साल का टर्नओवर कांग्रेस का निकल गया, उससे पिछला टर्नओवर इनेलो का निकल गया, उसके ऊपर तब काम क्यों नहीं लगा, अब काम क्यों लग रहा है उसके ऊपर? तब उन्होंने क्यों नहीं इस बात को कहा? ये काम कौन कर रहा है? हम कंपैरिजन मोड से बाहर निकलेंगे नायब सिंह सैनी? हाँ बताइए। हम कंपैरिजन मोड से बाहर निकलना जरूरी है। नहीं, मैं उसके ऊपर अपनी कार्यशैली के ऊपर, मैं अपनी कार्यशैली के ऊपर 10 साल 1 साल हरियाणा की जनता ये नहीं देखना चाहती। हरियाणा की जनता ने जिस मैंडेट से बीजेपी को वोट दिया, सत्ता में रखा, हरियाणा की जनता उस 1 साल का हिसाब मांगती है। तो उसी 1 साल का हिसाब मैं आपसे मांग रही हूँ, उसी पर मैं आपसे चर्चा कर। मैं इसके ऊपर आपको एक बात कहना चाहूंगा। हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो हमारा 1.5 साल का कार्यकाल है, 1 साल का कार्यकाल आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हमारा हरियाणा का हुआ। हमने हरियाणा के अंदर 1 साल के अंदर विकास की आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर एक मजबूत नींव रखी है। और आपने देखा भी है, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता था हरियाणा के अंदर, मुख्यमंत्री बनता था, उसके क्षेत्र का विकास होना शुरू हो जाता था, बाकी पूरे हरियाणा की अनदेखी होती थी। आज 1 साल के कार्यकाल के अंदर तो करनाल भी आ गया, नहीं, उसके साथ साथ फरीदाबाद भी है, वो तो आना ही था, 2 आने थे, और अभी तो गुड़गांव भी आया, गुड़गांव रावरेंद्र कहिए। सिंह जी लेकर के आए। उसकी जो पैरामीटर तो क्षेत्रवाद की राजनीति के आरोप तो आप ही के विधायक ने लगाए। ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्रवाद की राजनीति के आरोप आप ही का एक विधायक उमेश अग्रवाल लगा चुका नहीं है। वो 2 आने थे नायब सिंह सैनी जी, हम जस्टिफाई नहीं, वो जो उसके अंदर जो पैरामीटर क्लियर कर रहे थे, अगर और सिटीज हमारे पैरामीटर, उसके अंदर अंबाला भी आ रहा था, मेरा अंबाला जिला है, मैं अंबाला का अध्यक्ष भी हूँ, उसके अंदर अंबाला का नाम आ रहा था, परंतु वो नहीं, उस पैरामीटर के अंदर नहीं आए। और हम प्रयास कर रहे हैं, हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं भी अंबाला भी स्मार्ट सिटी के अंदर आए। आदरणीय कटारिया जी हैं, हमारे सांसद हैं वहां से, उन्होंने उस बात को तो कहते और जो पैरामीटर कटारिया जी के दिल का दर्द भी बोलता है। नहीं, वो कहते हैं कि एक्चुअली दर्द दिल तो यहाँ पर कई है जो जिनके बयान हो जाते हैं गाहे आज बगाहे। हमारी सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर समान रूप से हर वर्ग का विकास कर रही है। समान रूप से पूरे हरियाणा का विकास कर रही है। जो हमने बात आप लोगों को कही थी कि सबका साथ सबका विकास, उस नीति के ऊपर आदरणीय मनोहर लाल जी के ये तो आने वाला वक्त और हरियाणा की जनता बताएगी। विकास, सबका साथ और सबका विकास, मैं और आप बैठकर इसका फैसला नहीं कर सकते। ये जनता है, वो जनता सब जानती है, जिनके पास आप वोट मांगने जाएंगे। मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो आपके पास महकमा है, उसमें जो खनन की बात हो रही है, जो अवैध खनन है, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उसके लिए मैंने ये पहले भी बात कही है, हमारी एक अलग से
टीम भी उसके अंदर बनेगी, जहाँ जहाँ से चैनल्स के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमें इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर अवैध माइनिंग हो रही है। हमने कहा है कि जो अवैध माइनिंग के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति, कितना बड़ा व्यक्ति है, अगर वो अवैध माइनिंग कर रहा है, सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ यानी आप जानते हैं कि अवैध माइनिंग में बड़े बड़े व्यक्ति हैं। नहीं, आपने खुद कहा चाहे कितना बड़ा हाँ, व्यक्ति कोई भी है। कितना, इसके अंदर कोई भी माफिया है, ये माफिया लोग काम करते हैं, जो पैदा पिछली सरकारों ने की है माफिया, वो लोग लगे हुए हैं इसके अंदर। खत्म भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, खत्म तो आपकी सरकार कर हम करेंगे, उसके ऊपर लगे हुए हैं। और हमारी ये सोच है, हमने एक पॉलिसी बनाई है। हमने, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 10 वर्षों से लोगों को रेत और बजरी इतना महंगा मिल रहा था कि उनको राहत नहीं मिल रही थी। और हमने आते ही एक पॉलिसी बनाई कि हम छोटे ब्लॉक बना करके लोगों को, इसके अंदर एक आम व्यक्ति भी जो इसके अंदर अपना रोजगार तलाश कर सकता है, वो रोजगार के अंदर फिरता है और वो कहता है कि मैं इस क्षेत्र के अंदर अपना रोजगार करूं, वो व्यक्ति भी आकर के इसके अंदर अपना रोजगार कर सकता है। ये जो बड़े बड़े माफिया, जो मैंने आपको शुरू में चर्चा की थी, पिछले माफिया जैसे एक पूरे जिले का एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा टेंडर ले लिया, एक जिले की पूरी माइनिंग जितनी। ऐसे कई पॉलिटिकल लोग भी हैं जिनके नाम कई बार आते रहे हैं कि उनका भी माइनिंग का काम है और वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन उन्हें मिलती है। उसके अंदर उसका क्या? उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारी सरकार ने जो छोटे ब्लॉक बनाए हैं, ई टेंडरिंग की है, ई टेंडरिंग के माध्यम से पारदर्शिता आई है। नहीं, हम छोटी मछलियों तक ही रहेंगे या हम बड़ी मछलियों तक भी पहुँचेंगे? नहीं, अब इसके अंदर हमारे हरियाणा के अंदर जो हमने ब्लॉक बनाए, जैसे यमुनानगर जिला था, यमुनानगर जिला एक ही व्यक्ति के पास था, उसकी मनमानी चलती थी, और हमने उसको तोड़ करके वहां पर लगभग 28-29 ब्लॉक बनाए और उसकी टेंडरिंग की। कहां पर एक व्यक्ति काम कर रहा था, कहां पर 28-29 लोग काम कर रहे हैं। पारदर्शिता तरीके से ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने उनको दिया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, कोई भी व्यक्ति वहां अप्लाई कर सकता है, भर सकता है। ये नहीं है कि एक माफिया है उसके पास छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आम व्यक्ति भी उसके अंदर आ सकता है, ये हमारी सोच है। और ज्यादा व्यक्ति इसके अंदर आएंगे तो लोगों को रेत और बजरी भी सस्ते दामों पर। माइनिंग पे लगाम क्यों नहीं लगी थी, इलीगल माइनिंग पे? नहीं, हमने पूरी उसके अंदर लगाई है। अभी तक उसका क्या कारण? आप उसके अंदर कहीं देखो कोई छुटपुट घटना कोई आई है, हमारा पूरा ध्यान है इसके ऊपर। हमने कहा भी है भी अगर कोई भी व्यक्ति इसके अंदर संलिप्त है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ये सभी हमने डीसीज को भी कहा, एसपीज को कहा, हमने जो हमारे माइनिंग के अधिकारी हैं उनको भी हमने कहा। बावजूद आप मानते हैं कि ये हो रहा है कहीं? नहीं, ऐसा देखो, आप लोग जब इस बात को कहीं ना कहीं अखबार के माध्यम से हमें पता चलता है, उसके ऊपर हम तुरंत संज्ञान लेते हैं भी यहाँ पर अवैध माइनिंग चल रही है, उसको हम तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो आने वाले वक्त में ये जो पॉलिसीज आप बना रहे हैं, इससे क्या लोगों को राहत मिलेगी? और अभी बहुत ज़्यादा ब्लॉक जो यमुना नदी के हैं वो चल गए हैं। डाडम के अंदर भिवानी जिला है, वहाँ पर हमने माइनिंग को शुरू कर दिया है। महेंद्रगढ़ में भी अकौदा के पास अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन की बातें हो रही। हाँ, वहाँ जैसे आपने अभी अलग अलग ये बात पता चलती है। मेरी कल भी बात हुई थी और मैंने कहा भी था, अधिकारियों को सख्त आदेश ये दिए हैं कि कहीं पर भी इस प्रकार में अगर कोई संलिप्त व्यक्ति है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो उसके अंदर जो जिम्मेवार वहाँ का अफसर है वो उसकी जिम्मेवारी है, उसके ध्यान करना है उसने भी कहाँ पर अवैध माइनिंग चल रही है। लॉज हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन की कमी है जिसकी वजह से ये पूर्ण रोक नहीं लग पा रही है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बड़ी मछलियाँ हैं जिनको संरक्षण, पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है, प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता? नहीं, हमारी सरकार के अंदर ऐसा नहीं है। पहली सरकार में था, पहली सरकार में तो था, कितने खुल के आपने बोला पहली सरकार में था। बिल्कुल था, जब हो रहा था तब मैं इसके ऊपर आपको बता रहा हूँ। इतनी अवैध माइनिंग हमारी सरकार में नहीं है, तब हम विपक्ष में थे, सब हो रहा था। आज हम सत्ता में हैं तो सब साफ है। मैं उसका उदाहरण भी दे सकता हूँ। इतनी अवैध माइनिंग उस टाइम में थी क्योंकि पूरा हरियाणा बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था, बंद हो गया था। नहीं, आज उतना खुल्लम खुल्ला नहीं है। देखो, हम इसके बारे में ये भी नहीं कह सकते, हमने अधिकारियों को सख्त आदेश ये दिए हैं अभी अगर कहीं पर अवैध माइनिंग है। कहते थे कि हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, आप भी ये कह रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये होता है तो फिर लूप पॉइंट कहाँ है? नहीं, लूप पॉइंट ऐसा है, अभी कोई भी जैसा कोई बड़ा इसके अंदर जो व्यक्ति, कह दीजिए बड़ा व्यक्ति, नहीं बड़ा व्यक्ति नहीं, बड़े जो
मगरमच्छ हैं या मछली कह दीजिए उसको, जी, बड़े जो मगरमच्छ, इस क्षेत्र के अंदर हाँ, काम जिनको करते हैं। पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकअप भी है। ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड का ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने एसपी, डीसी सभी को ये आदेश दिए हैं भी कोई भी व्यक्ति अगर इसके अंदर इलीगल माइनिंग करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। ये हमने सरेआम में हर बाइट्स के ऊपर मैंने ये बोला है। और उसके बावजूद हम अभी अधिकारियों को मैंने कहा है भी एक ऐसी कमेटी भी बने जहां पर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, वहां पर जाकर के तुरंत स्वयं देखें। और जो भी अधिकारी वहां पर है, जिसकी ड्यूटी है वहां की, तो वो जिम्मेवारी लेगा उसके नहीं, लिए। विपक्ष का तो कहना भी था कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पार्टियां भी बदली, इधर उधर गए, कई ऐसे बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नामशुमार हैं, वो तो गए इस वजह से क्योंकि उनका इलीगल माइनिंग का काम है, तो अब इधर चल पड़े। विपक्ष तो जो हमारी सरकार मैं नाम लेना नहीं चाहती कुछ नेताओं का, कार्य कर रही है, वो पचा नहीं पा रही है उन कामों को। वो तरह तरह से लोगों को गुमराह करती है। आज की मैं बात बताता हूँ। आज ही की पहली बार है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमने नारायणगढ़ जो शुगर मिल है मेरे क्षेत्र की, हाँ, उसका किसानों का 45 करोड़ रुपया बकाया था। उसके पास गारंटी भी नहीं थी शुगर मिल के पास देने के लिए, और आज वो क्लियर हो गया है सारा का सारा। मैं बधाई भी देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना प्रयास करके हमारे क्षेत्र के किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रही है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है किसानों को, सरकार एकदम उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। मैं इस बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं अलग विषय पर आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ, क्योंकि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के बयानों पर चली जाऊंगी तो मुद्दा कहीं और चला जाएगा। बहरहाल आप पर आती हूँ, और वो ये क्योंकि फिर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि हम हितैषी हैं या हम क्या हैं, तो उसको वहीं छोड़ती हूँ। अभी संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके अपने जो आपके पास डिपार्टमेंट है उसको लेकर अभी आपकी प्रायोरिटी और स्ट्रेटेजी क्या है, इन 2 लाइन्स? मेरी जो हमने एक पॉलिसी बनाई है, एक तो छोटे ब्लॉक माइनिंग के अंदर हमने छोटे ब्लॉक बना करके ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने उसको ऐड करते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके अंदर आ सकता है और पब्लिक के बीच में जाते हैं, जो भी जिसको मिलता है वो उसके अंदर कार्य करता है। दूसरा, मेरे पास अक्षय ऊर्जा का विभाग भी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट है ये। अभी लंदन के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि हम जैसे जी देशों का एक ग्रुप बना हुआ है, हम 120 सूर्य पुत्र देशों का ग्रुप बनाना जा रहे हैं, जहां पर सौर के माध्यम से हम कहीं बिजली का, क्योंकि बिजली आज विकास के मामले के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है, एक विकास की अंदर उसका बहुत बड़ा एक महत्व है। और उसके अंदर भी मेरे पास ये विभाग है। हमने यहाँ पर इसकी भी एक पॉलिसी बोला है, इसकी तुरंत पॉलिसी बनाएं और इसके 3 स्लैब बनाएं, ताकि एक छोटा व्यक्ति सौर ऊर्जा के ऊपर आज तक किसी को भी कोई व्यक्ति जागरूक नहीं इस क्षेत्र के अंदर। पता क्यों नहीं है, उसका अलग से बजट भी आता है, किस कारण नहीं है। और हमने उसकी पॉलिसी बनाई, एक छोटा व्यक्ति भी जो घर के अंदर एक बल्ब, एक पंखा या 2 बल्ब, छोटा व्यक्ति वो उसके माध्यम से बिजली उत्पादन करके उसकी स्लैब हमने बनाई है। उसके अंदर इन्वर्टर और उसका जो भी है सोलर का, उसको जागरूक करेंगे। 3 स्लैब हमने इसके अंदर बनाई है, एक बड़ा, एक फिर एसी भी अगर इसके अंदर चलाना चाहे उसके अंदर भी कमर्शियल तौर के ऊपर भी हमने कहा है भी कमर्शियल, जो कमर्शियल के अंदर लोग काम करना चाहते हैं इसके अंदर, उनको भी हमने इस पॉलिसी के अंदर बना करके उनको भी आमंत्रित करेंगे, ताकि जो टारगेट हमारा है कि हमने सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है, हम उसको अचीव कर सकें और बिजली की जो एक मेन समस्या है उससे निजात पा सकें। तो आपको लगता है कि सोलर एनर्जी गांव में ज़्यादा, गांव में भी हम देंगे, बिल्कुल गांव में हर घर के लिए हमने पॉलिसीज बनाई है। एग्रीकल्चर के लिए हम बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हमने विचार किया है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।